हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, मैं आप सभी का प्राइड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, यूपीएससी ईपीएफओ के इंटरव्यूज़ की तैयारी आप कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट हैं जो काफ़ी परेशान हैं और परेशानी का कारण भी बहुत जायज़ है, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ के इंटरव्यूज़ बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण की वजह से ये अब तक इंटरव्यूज़ आया है ना? ये चिंता का विषय है। लेकिन समस्या की बात ये है कि इस दौरान बहुत से ऐसे छात्र हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे इंटरव्यूवी हैं जो अपना इंटरव्यू, जो अपना प्रिपरेशन अभी ब्रेक कर दिए हैं। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि आपको पता है ना, सन्नाटा जब छाता है ना, सन्नाटा, तो सन्नाटा के बाद ही एक तबाही आती है या एक भूकंप या कुछ भी आता है ना, डिज़ास्टर आता है। तो ऐसे में ये सन्नाटा है ना? और सन्नाटे में अपने आप को बहुत अच्छे करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, बिल्ड करिए, रीबिल्ड करिए, ताकि जो भी चीज़ें आने वाली हैं, वो बहुत ही अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाएँ और क्रैक कर पाएँ इस इंटरव्यू, है ना? तो चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जब-जब ऐसी स्थिति आएगी, तब तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि प्राइड अकेडमी आपके साथ खड़ा होगा, हर तरीके से खड़ा होगा, ठीक है? प्राइड अकेडमी बहुत ही जल्द, है ना, आपके सामने एक नया बैच लॉन्च कर रहा है, जो 5 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाली है ना? इस बैच की खासियत जो होगी, वो मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूँ। बहुत चिंता की बात नहीं है ना? क्योंकि आपको पता है ना, यूपीएससी अपने आप में एक बहुत रेपुटेटेड, आप कहिए कि अ एजेंसी है ना? कह सकते हैं आप, एजेंसी है, जो क्या करती है, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। लाइक सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, ईपीएफओ की बात कर लीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इकोनॉमिक सर्विसेज़, स्टैटिकल सर्विसेज़, बहुत से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। ऐसे में जो आप समझ रहे हैं कि यूपीएससी का अपना एक स्टैंडर्ड है ना? अपना एक स्टैंडर्ड है, और वो हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी लेवल पे अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। और आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होने वाला है यूपीएससी ईपीएफओ का, इट जस्ट लाइक अ यूपीएससी सीएससी एग्ज़ामिनेशन। इट्स जस्ट लाइक यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशंस। ऐसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपसे क्वेश्चन जब पूछे जाएँगे, तो उनके मन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप यूपीएससी सीएससी के लड़के हैं या एपीएफसी के लड़के हैं, है ना? वो बस ये देखेगा कि आप एक कैंडिडेट हैं और आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, है ना? तो बहुत चिंता की बात नहीं है, बहुत चिंता की बात नहीं है। हम वन बाय वन सारी चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इस कोर्स में। और बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि अब अपने प्रिपरेशन को बेहतर करिए, अब आप जाग जाइए, है ना? ये कहना चाहता हूँ, अब जाग जाइए और प्रिपरेशन को फिर से पुनः स्टार्ट करिए और एक अच्छे लेवल पे लेके आइए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी, सीएससी के इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि जो पैनल मेंबर्स होते हैं ना, उनका मेंटल एक्सरसाइज़ हो जाता है, माइंड एक्सरसाइज़ हो जाता है। तो जब उनका माइंड बहुत ही शार्प हो जाता है, एक्सरसाइज़्ड हो जाता है, तो ऐसे में स्वाभाविक है, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएँगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो परेशान करेंगे, क्योंकि उसका अपना एक लेवल होगा। एटलीस्ट उस लेवल तक हम पहुँच सकते हैं, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हम पहुँच पाएँ, लेकिन हम तैयारी से इस लेवल प्रिपेयर्ड हो जाएँ कि जो क्वेश्चन हमारे रेंज में आए, उसको हम अच्छे से टैकल कर पाएँ, है। ये होना चाहिए, तभी आप इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो अब हम स्लाइड्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे और देखेंगे कि हम क्या-क्या इसमें देखने वाले हैं, है ना? जैसा कि आपको पता है, प्राइड एकेडमी आपके बीच में ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च कर चुका है। अगर इस कोर्स की बात करिए, तो आप इसमें देखेंगे, हम बहुत सी सारी चीज़ों को इसमें कवर करने वाले हैं, बहुत चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे ये एक होलिस्टिक, आप कहिए सिस्टमैटिक रूप में एक इंटरव्यू प्रिपरेशन है, जिसका जिसका मोटो ये है कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया, आपके व्यक्तित्व को ठीक किया जाए। और व्यक्तित्व सबका अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना अलग-अलग व्यक्तित्व होता है। लेकिन लेकिन क्या आपका व्यक्तित्व इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए फिटेड है कि नहीं है? इसको चेक करने की आवश्यकता है ना? तो इस क्लास में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और आपको पता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी तभी अच्छी हो सकती है, जब आपके पास कंटेंट बेहतर होगा, जब आपके पास जानकारी अच्छी होगी। और सारी चीज़ों को ओवरऑल डेवलपमेंट हम इस कोर्स में कराएँगे। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएँगे, आपके सारे कंटेंट हम तैयार करवाएँगे, और भी बहुत सी चीज़ों को हम इसमें कराने वाले हैं। आप इस स्लाइड में देखेंगे, है ना? जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें ना इम्पोर्टेंट फ्लैश पॉइंट को देखेंगे, है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं, लगातार आप न्यूज़पेपर की बात करिए, बहुत ही अच्छी-अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल खबरें आ रही हैं डे बाय डे। उन खबरों को केवल न्यूज़ तक सीमित रखना नहीं है ना? उनके बारे में सोचना है, तार्किक बनना है। ये जो खबर है ना, ये क्यों है ना? ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? संवैधानिक प्रावधान क्या इसके लिए किए गए हैं, है ना? सरकार का स्टेप क्या होना चाहिए? सारी चीज़ों को इसमें आप कवर करोगे, और करना भी चाहिए, है ना? तो इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट देखेंगे, न्यूज़ में क्या-क्या चल रहा है, उसको हम समझने वाले हैं, है ना? लेबर लॉज़ को देखेंगे अब अच्छे से हम लोग, बिकॉज़ ये ना आपका सिलेबस है दोस्तों। लेबर लॉज़ क्या है? आपका सिलेबस है, इट इज़ इन योर सिलेबस। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, है ना? लेबर लॉज़ आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि नहीं, आपको जो लेबर लॉज़ हैं,
वो आपने एक बार रटाफिकेशन कर लिया, चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, हो गया है। ऐसे नहीं करना है। वो ये चेक करेंगे कि लेबर लॉस से आप कितने फ्रेंडली हो, है। लेबर लॉस को आप कितने अंदर तक, कितने गहराई तक समझते हो, कितनी जानकारी रखते हो, ये टेस्ट करेंगे उसमें, है ना। तो लेबर लॉस को इस तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इस बात को नोट करिए, है ना। अगला है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे करंट अपडेट्स आ रहे हैं। ऐसे में जो पैनल मेंबर्स हैं ना, उनके सामने होता है कि चीज़ें, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली चीज़ों को क्या करते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना अवेयर है। और आपको पता है ना, यूपीएससी का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो, पूरा ट्रेंड चेंज हो। यदि आप यूपीएससी सीएससी की बात कर लो, है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर लो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो या किसी भी एग्जाम की बात कर लो, है ना, उसमें क्या है, अब सिलेबस में ही बहुत सी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी अब जो है बहुत डायनेमिक हो गया है। डायनेमिक चीज़ों को ही पकड़ रहा है, स्टैटिक चीज़ों को अब वो छोड़ रहा है, क्योंकि समय बदल रहा है ना, हालात बदल रहे हैं। ऐसे में जो कंडीशंस है ना, सिचुएशंस, वो भी बदल रहे हैं। और वो ये चेक करना चाहता है कि जो भी कैंडिडेट है इस सिचुएशन में फिट हो पाता है कि नहीं, इस चीज़ों को समझ पाता है कि नहीं पाता है। तो इसीलिए आपको बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा। आपकी जो रिजिड मानसिकता है ना, जो पुरानी सोच है, वो अब वहीं रहने दीजिए, उसका कोई यूज़ नहीं है। इतिहास भूगोल आप जो पढ़ते थे स्टैटिक, अब यूपीएससी कम ध्यान दे रहा है। यूपीएससी ध्यान दे रहा है कि जो वर्तमान में चीजें जो घटित हो रही हैं, आपकी समझ क्या है, आपकी कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, ये बात वो समझना चाहता है आपसे। तो इस बात को भी बहुत गंभीरता से समझेंगे। करंट अफेयर को हम बहुत अलग तरीके से देखें, इंटरव्यू की दृष्टि से देखेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है ईपीएफओ के बारे में, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यूज ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। तो ईपीएफओ के बारे में हर एक डिटेल आपको आनी चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। आप कुछ भी इसमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, है ना। सब कुछ पढ़ लो इसमें। और इसमें मैं कराऊंगा ईपीएफओ के बारे में, हम प्रत्येक चीज़ों को देखेंगे, हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि ईपीएफओ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें, है ना। तो मुझे लगता है कि इतना इतना सब कुछ करने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाए। अगर वो डाउट भी होगा तो वो स्वाभाविक है, होना चाहिए, है ना। उसको अपन अलग तरीके से कर सकते हैं। बट ये हमारा मेन इसका की पॉइंट्स रहेंगे जो हम इस पूरे कोर्स में कवर अप करेंगे और चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलेंगे। और इसके बाद भी हम क्या करेंगे, एक मॉक भी अरेंज करेंगे जिसमें ये टेस्ट किया जाएगा। और मैं बार बार आपको मॉक्स लेता रहूंगा, डोंट वरी। मैं जब तक न समझ पाऊँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तब तक मैं आपको परेशान करता रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो करना क्या है, जैसे आपको पता है हाल के यूपीएससी शासन का रुझानों, मतलब आप यूपीएससी के प्रेजेंट ट्रेंड को देख लो, प्रेजेंट ट्रेंड को देखो अगर इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के, तो आपको पता है बहुत सी आपको उसमें अलग परिवर्तन दिखा। तो रिसेंट ट्रेंड के अनुसार हम चलने की कोशिश करेंगे, है ना। वर्तमान में जो करंट डेवलपमेंट्स है, करंट इश्यूज है, उनमें बहुत से अच्छे चर्चाएं करेंगे। समस्या समाधान के बारे में देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होता है, सॉल्यूशन होता है, वो कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में समझेंगे, है ना। कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, आपका कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो पाता है, आप कैसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, इन सब चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं, है ना। और इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, आपको बहुत इंटीग्रल होना है। और दूसरी बात यह है, आपकी जो ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी भी आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ बात करने वाले हैं, है ना। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं प्राइड एकेडमी की ऐप पे, प्राइड एकेडमी के ऐप पे। ये ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है, बहुत से स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल डिले ना हो आपका, बहुत ही कम समय है और इस समय में अपने आप को इसके साथ जोड़ के देखिए और बिल्कुल इसको इनरोल करिए। जो बैच 5 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाली है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 4 दिन बचा है, और जाकर इसको इनरोल करो ताकि किसी भी तरीके से आप इस प्रिपरेशन में पीछे न रह जाओ, है ना। किसी भी तरीके से आप इस प्रिपरेशन में पीछे न रह जाओ। और ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया है इसका, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। और उसमें भी आपको 2000 का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप प्राइड 01 यूज़ करोगे तो उसमें भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये रही बात। तो आप जैसे प्राइड एकेडमी के ऐप पे जाओगे तो वो आपको वहाँ पे आपको ऐसा कुछ पोस्टर दिखाई देगा, यही आपका कोर्स है और इसी को आपको इनरोल्ड कर लेना है ना। वहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर भी दिखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेरीज हो, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी प्राइड एकेडमी के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर आप देखिए, मोस्ट ऑफ द students have a same questions like how to prepare for the UPSC. Guys, it's look like a very simple, but it is not a simple. It is a very tough question, you know.
कहना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन, बड़ा जटिल होता है। तो ये उतना ही जटिल है कि यूपीएससी, ईपीएफओ का प्रिपरेशन कैसे किया जाए सर, मुझे आप बताइए। और प्रिपरेशन जो होता है ना, ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दे रहे हो, मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, जितना पढ़े उतना गए और आप लिख के चले आए। ये कुछ डिफरेंट है ना? ये डिफरेंट सिनेरियो है, ये डिफरेंट सेगमेंट है। ये पर्सनैलिटी अपने आप में एक अलग चीज़ होती है। पर्सनैलिटी जो होती है ना, 1 या 2 दिन में बनाई नहीं जाती है। पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप हो, उसको आप क्या करो, पॉलिश कर दो और अकॉर्डिंगली विद द यूपीएससी, यूपीएससी के अनुसार। ऐसा नहीं कि आप पॉलिश करो कुछ और नहीं, आपको अलाइन होना है विद द यूपीएससी। सब कुछ आपका माइंडसेट, आपको सोचने का तरीका, आपको समझने का तरीका, सब कुछ बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से या यूपीएससी, तभी वो आपको सेलेक्ट करने वाले हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी, ईपीएफओ की प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक-एक करके सारी चीज़ों को हम समझते हैं, है ना? बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को फिर से आप जाग जाओ और समझो और अपना प्रिपरेशन अब स्टार्ट करो, है ना? समय बहुत कम है, समय बहुत कम है ना? अब आप देखिए सबसे पहले क्या है, इस ईपीएफओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अपने सिलेबस को आप रिवाइज़ करना शुरू करें। सिलेबस में लेबर लॉस, लेबर लॉस, लेबर लॉस, लेबर लॉस, अकाउंट्स, अकाउंटिंग्स, ये सारी चीज़ों को अभी से आप देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। अब आपको पढ़ना, रिवाइज करने का मतलब ना, एक बार आप चीज़ों को देखो, फिर उसके बारे में सोचो, है ना? जैसे आप ट्रेड यूनियन की बात कर लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात कर लीजिए, है ना? फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर लीजिए। तो अभी क्या रिसेंट घटनाएं हो रही हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, और आपकी जानकारी क्या उस घटनाओं से जुड़ पा रही है कि नहीं जुड़ पा रही है? आपको जो स्टैटिक जानकारी है, नॉलेज है, क्या आप उस घटनाओं से एसोसिएट करके जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? दे आर गोइंग टू चेक यू इन इट। सो just revise all the things, all the labor laws, accounting, so that you will friendly into it, and just try, don't mug up the things, just try to, you know, interlink your concepts to the different issues, different concepts of the, you know, your syllabus, or you can say whatever running in the current affairs, whatever running in the news, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सिलेबस को आप रिवाइज़ करो, लेबर लॉस को रिवाइज़ करो, अकाउंटिंग को रिवाइज़ करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे पॉलिटी की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, जनरल स्टडीज़ में कुछ भी बात कर लो आप। आप न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हो, तो उससे एसोसिएट करके बहुत सी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, है ना? अभी आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन चलने वाले हैं, और आपको आचार संहिता लग चुका है। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? इलेक्शन के बारे में सब कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए, है ना? कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज़ में रहा है ना? इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना? कि बहुत फेयर इलेक्शन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, पार्शियलिटी क्या है, बहुत सी चीज़ों को आपको अलग तरीके से तार्किक वे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न कहीं से पूछे जा सकते हैं, और प्रश्न फैक्चुअल नहीं होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रश्न बहुत तार्किक होंगे। आपकी समझ कितनी है, ये वहाँ टेस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को रिवाइज़ करो, जो भी चीज़ें पढ़े वो रिवाइज़ करो, और डोंट वरी, इस क्लास में हम यही करने वाले हैं। सारी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम एसोसिएट करेंगे, इंटरलिंक करेंगे सारी चीज़ों को, तो अभी आप आगे देखोगे, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज़ योर सिलेबस, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? मिरर प्रैक्टिस। गाइस, मिरर प्रैक्टिस इस पूरे प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस में क्या होता है ना, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आप में कुछ सुधार कर सकते हैं स्वयं से। 1-2 बार करने से कुछ, लगातार करो। इससे क्या होता है कि जो भी बुराइयाँ होती हैं, जो भी कमियाँ होती हैं ना, वो आपको समझ में आता है। सारे एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन समझ, आप सही से बोल पाते हो नहीं, ये भी चीज़ें समझ में आता है। तो जो गलती खुद से सुधारी जाती है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। जो दूसरों के बताने से सुधारी जाती है, वो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी कम टाइम बाद फिर से आप उसको रीगेन कर लेते हो। तो कोशिश करो आप कि मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना करो आप। सो मिरर प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी शर्त पे, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तीसरा जो सेगमेंट है, न्यूज़पेपर रीडिंग। आपको पता है, न्यूज़पेपर तो इसके लिए सबसे क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे कंटेंट सीखने को मिलते हैं। प्रश्न तो न्यूज़पेपर से ही आएंगे, डैफ से आएंगे, न्यूज़पेपर से आएंगे, आपके सिलेबस से आएंगे। तो न्यूज़पेपर में ना जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एडिटोरियल्स में क्या है कि आपकी समझ बिल्ड होती है, आपकी समझदारी विकसित होती है, आप बायस नहीं होते हो, आप यूनिपोलर नहीं होते, है ना? आप क्या बैलेंस हो जाते हो। तो न्यूज़पेपर से आपको बहुत सारे आइडिया मिलते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, अपने सोच को बैलेंस कर सकते हो, जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत मदद करता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ
तो सिलेबस को रिवाइज करना है, मिरर प्रैक्टिस करना है और क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, एडिटोरियल्स को बहुत अच्छे से देखना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना एडिटोरियल पढ़ोगे उतना बेनिफिट। इस टाइम आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या जो भी दैनिक जागरण है, सारे एडिटोरियल जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतने आपके पास पॉइंट्स आएंगे, उतने आपके पास समझदारी आएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ने से ना आप देखोगे न्यूज़पेपर में केवल पॉजिटिव सेगमेंट नहीं होते, उसके साथ नेगेटिव सेगमेंट्स भी होते हैं, तो हम अपने आंसर्स को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आए और बताते हैं कि सर मेरा जो आंसर है ना वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बायस हो जा रहा है ना, मैं प्रो गवर्नमेंट हो जा रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिटिक्स हो जा रहा हूँ आंसर में। तो सर इसको कैसे किया जाए? और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने यूपीएससी बैठा है, पैनल मेंबर बैठे हैं, वो यही चेक करेंगे कि आप कितने बैलेंस हो, और वहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि ये आपका फेलियर है ना। तो बैलेंस की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन दे, बहुत ही बेहतर। सबसे पहली बात समस्या क्यों हो रही है? समस्या इसलिए हो रही है ना कि आप बहुत सी चीज़ों को देख रहे हो यूट्यूब या फिर अपने अगल बगल बहुत सी चीज़ों को आप सुन रहे हो, उसको स्टॉप कर दो। इसको, जैसे मान लीजिए बहुत से क्रिटिक्स होते हैं, अगर आप देखिए गवर्नमेंट्स के बारे में बहुत लोग गलत बोलते हैं कि गवर्नमेंट्स ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, नहीं, उनका अपना ओपिनियन है, वो ठीक भी है, हो सकता है ठीक है, आई डोंट नो, बट वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि वो अपना ओपिनियन देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके। आपको उसको नहीं देखना है, क्योंकि आप जो काम करने वाले हो ना, गवर्नमेंट से अलाइन होकर काम करने वाले हो, सरकार के लिए काम करने वाले हो, लोगों के लिए काम करने वाले हो, है ना। क्योंकि जो पब्लिक है ना, अगर अगर पब्लिक की बात करिए, तो पब्लिक क्या करती है, गवर्नमेंट को चुनती है, गवर्नमेंट को चुनती है। तो गवर्नमेंट मतलब ही पब्लिक होता है, गवर्नमेंट का मतलब ही पब्लिक होता है। और आप किसके लिए काम करने वाले हो? गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले हो। जो सर्वेंट हो, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, किसके लिए काम करते हैं? गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो आप तो सरकार के लिए काम करने वाले हो ना भैया, तो आप सरकार के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? लेकिन जो चीजें गलत है उसको बड़े अच्छे से रखना है, बड़े ही आप सॉफ्टली रखना है। कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूं। अपने आंसर को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा सबसे पहले अगल बगल की चीजें बिल्कुल स्टॉप कर दो। आप देखिए, बिल्कुल स्टॉप कर दो, ये आपके लिए घातक है। ये आपके लिए क्या है? घातक है, इस बात को नोट कर लो। तो सर किया क्या जाए? सर किया क्या जाए? करना यह है मेरे दोस्त, आप कुछ मत करो। गवर्नमेंट के ना बहुत सारे स्पोक्स पर्सन होते हैं, सरकार के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन होते हैं, आप उनको सुनो, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, जो केवल पॉजिटिव चीज नहीं रखते हैं, वो नेगेटिव चीज भी रखते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए तो जो श्रेयपल्ली है ना, बी शरण, इनको अभी क्या है, स्पोक पर्सन सरकार का नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया, है ना। तो अगर आप देखिए तो इनको आप सुना करिए, इनको आप सुना करिए, केवल इन्हीं को नहीं। अगर आप देखेंगे जो स्पोक पर्सन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के अलग अलग होंगे, है ना। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करो, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक पर्सन है उनको आप सुनो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो स्पोक्स पर्सन है आप उनको सुनो, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्पोक पर्सन है आप उनको सुनो। ऐसे सुनने से ना आपका जो आंसर्स है ना बहुत बैलेंस हो जाएगा, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उनको सुनो, आप उनको सुनो, न्यूज़पेपर पढ़ो, इनको सुनो। बहुत कुछ कर सकते हो, तो और भी पॉजिटिव चीज़ें जो कर सकते हो, जैसे कि मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, या राज्यसभा पे अगर या आप संसद पे कोई डिबेट चल रहा है आप उसको सुन सकते हो। इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इससे आगे अगर बात कर लीजिए आप, तो जैसे मैंने कहा स्पोक पर्सन सुनने की बात, फॉर एग्जाम्पल आप सीधा क्या करो, यूट्यूब पे ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाएंगे ना, तो वहां पे एक लाइव ऑप्शन होता है, लाइव क्लासेस वाला एक वीडियो होता है, एक शॉर्ट्स होते हैं, एक लाइव होता है। लाइव वाले पे जैसे आप जाओगे तो आप देखोगे वहां पे बहुत सारे स्पोक पर्सन होते हैं, क्योंकि स्पोक्स पर्सन जो होते हैं ना वो लाइव ही मीटिंग कंडक्ट करते हैं, लाइव कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारे मीडिया पर्सनल भी होते हैं, मीडिया के लोग भी होते हैं। तो वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और इनको बहुत तार्किक तरीके से ये लोग जवाब देते हैं। तो वही तार्किकता आपको सीखनी है मेरे दोस्त, और वो आप यहाँ से सीख। वैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको वहाँ पे स्पोक्स पर्सन मिलेंगे और वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही अच्छी आपके लिए रहेंगी, उसके भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हो। ठीक है, तो अभी जो अगड़ू बगड़ू जो सुन रहे हो ना, उसको सुनना बंद कर दो आप। जस्ट ट्राई टू स्टॉप दिस थिंग्स।
बिल्कुल। अगर आगे बात करें तो और क्या हम इसमें देखने वाले हैं, मॉक इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मॉक इंटरव्यूज़ बच्चों को देने चाहिए, मैं बोलता हूँ देने चाहिए। मॉक इंटरव्यू देने से आप ये देखिए, मॉक इंटरव्यू के पीछे थोड़ा थीम को समझ लेते हैं। बहुत से बच्चे मॉक इंटरव्यूज़ को इस तरीके से देखते हैं कि मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन है, नहीं, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं है। मॉक इंटरव्यूज़ होता है आपके प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि आप कहाँ खड़े हो, वेयर यू स्टैंड बाय, आप कहाँ खड़े हो, ये चेक करने के लिए, और इसीलिए मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। लेकिन मॉक इंटरव्यू सब कुछ है, ये सही बात नहीं है। तो मॉक इंटरव्यू दो, 1 2 3 4 दे दो, लेकिन यही प्रिपरेशन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा मॉक्स भी नहीं, ये घातक है आपके लिए। क्योंकि आप जितना मॉक्स दोगे ना, आपके दिमाग में उतना कन्फ्यूज़न अराइज़ होगा, उतने डिबेट्स अराइज़ होंगे, और आप खुद पे काम ही नहीं कर पाओगे। और यहाँ तो आपको खुद पे काम करना है। जैसे आप गए एक इंस्टीट्यूट में मॉक देने के लिए, उसने आपको कुछ बताया, सुझाव दिया कि आप ये चेंज करो। दूसरा मॉक दिया, उसने कुछ अलग सुझाव दिया। तो भाई साहब, अगर आप यही करते रह जाओगे तो अपनी बात कब करोगे? तो अपनी बात करो, अपने आप को सुधारो और अपने आप को ठीक करो, है ना? मॉक्स फिर 1 2 3 दे लो, उतना इनफ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये आप कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ों को सम अप किया जाए, तो आप देखिए, सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, आपको मिरर प्रैक्टिस करना है, आपको सिलेबस को रिवाइज़ करना है, आपको गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को सुनना है, आपको तमाम चीज़ें करनी है ना? आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद आपको ना एक कॉन्क्लूज़न समझ में आएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे कहाँ काम करना है। और आप उसको क्या करो ना, नोट डाउन करो। एक कॉपी बनाओ, एक डायरी बनाओ, उसमें नोट डाउन करो। आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है ना? आप क्या करना चाहते हो, बिल्कुल नोट डाउन करो। और वो ना, वो जो डायरी है, वो जो नोटबुक है ना, वो आपको आखिरी दिन तक होना चाहिए। जब इंटरव्यू आप देने जाओगे, उसके उस दिन तक भी आपको होना चाहिए, ताकि उसको आप देख लो, और वो गलती, वो मिस्टेक ना करो, या वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको आप वहाँ करके आओ। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसलिए नोट डाउन करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आप भूलोगे नहीं चीज़ों को, तो नोट डाउन करो। तो अगर हम सम अप करें सारी चीज़ों को, आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया आपको सिलेबस रिवाइज करना है। दूसरा मैंने बताया आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, गवर्नमेंट की स्पोक पर्सन को सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्रिटिक्स है सरकार का, बिल्कुल सुनना बंद कर दो, है ना? न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, और नोट डाउन करिए चीज़ों को जो आप सीखते हो। ये चीज़ें करने के बाद मेरा भरोसा मानिए, आपके मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई बाध्यता नहीं रह जाएगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतर हो पाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, आपको समझ में आई मेरी? ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें ना, इस कोर्स में हम कराने वाले हैं। इस कोर्स में जो यूपीएससी एफओ का जो बैच लॉन्च होने वाला है ना, 5 अप्रैल से, मुश्किल से 4 दिन बचे हैं, है ना? तो आप इस दिन जा करके क्या कर सकते हो, इस दिन से आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अभी जाओ और इस कोर्स को इनरोल करो, ताकि जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप सीख पाओ, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे अब जैसे इस कोर्स में हम करने के वाले क्या वाले हैं। सर आपने बहुत कुछ बता दिया, सर आपने बहुत कुछ समझा दिया, बट आप मुझे बताओ कि आप करने क्या वाले हो उस कोर्स। तो व्हाट वी डू, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो हम क्या करेंगे, मैं आपको इस दौरान मैंने बताया बहुत कुछ, लेकिन फिर से अगर मैं बताऊं तो आप समझिए मेरी बात को। इस कोर्स में सबसे पहले हम ईपीएफओ को देखेंगे बड़े डिटेल में, क्योंकि ईपीएफओ की जानकारी आपको बड़े अच्छे से होनी चाहिए। अगर ईपीएफओ की जानकारी कम है, इट मीन्स कि आपकी जो तैयारी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप कहीं ना कहीं एक इम्पार्शियल हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर। तो इसीलिए ईपीएफओ के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। लेबर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर लॉज को हम देखेंगे ना, केवल इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमें प्रीलिम्स देना है, हमें मेंस देना, हम इसलिए देखेंगे कि आप वाकई में जो जानकारी रखते हो उसकी समझ है कि नहीं आपको, ये भी देखेंगे। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फ्लैश पॉइंट के बारे में देखेंगे, मैंने कहा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया जाएगा। फ्लैश पॉइंट्स को देखे जाएंगे, ताकि ये भी चीज़ें आपके रिव्यूड हो जाएँ, स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। जियो पॉलिटिक्स आईआर को यूपीएससी का सबसे फेवरेट पॉइंट है, इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, और पॉलिटी। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद बेसिक्स, मतलब बेसिक्स इन जैसे कि न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित जो इकॉनमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपकी आईआर है, या कुछ एक्सेट्रा है, तो उसको भी बड़े अच्छे से हम देखेंगे। इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू है पूरे कोर्स का, जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि
को जाके इनरोल करना है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसके साथ कुछ एडिशनली चीज़ें आपको दी जाएंगी, जैसे मान लीजिए डैफ प्रेपरेटरी। डैफ प्रेपरेटरी आपको दिया जाएगा। बिलीव मानिए ये जो कोर्स है ना, पहले भी मैं ईपीएफओ के बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर चुका हूँ और बहुत सी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। बिलीव मानिए इसका फीडबैक इतना बेहतर रहा है कि आप पूछिए, किसी में भी बहुत बेहतर इसका फीडबैक रहा है। इसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा आपको डैफ प्रेपरेटरी क्या चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लासेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जो कंटेंट है ना उससे अपनी समझ को बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। केवल रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि दुर्भाग्य है कि ईपीएफओ में ये अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ईपीएफओ में आप सीधे क्या करते हो, मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव करने के बाद आप सीधे क्या करते हो, इंटरव्यू देते हो। यहाँ मेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, मेंस का कोई कॉन्सेप्ट। और मेंस में क्या होता है, अगर यूपीएससी सीएससी की बात करो, अगर मेंस होता है उसमें तो ऑलरेडी लिखने से बच्चों की समझ डेवलप हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें लिखने से ऑलरेडी समझ अच्छी हो जाती है और बस जाकर उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। लेकिन ईपीएफओ में क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव दे के आए हो, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है। आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से काम करेंगे इसमें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर्सनल गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो या मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या फिर मान लीजिए आप मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके आंसर बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, बहुत बायस हो जा रहे हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या होता है ना, ये जो गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप पूछना, वो बताएंगे आपको, बड़ी ही अच्छे से चीज़ें चली हैं और मुझे भरोसा है कि उनको फ़ायदा मिला होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। डैफ प्रिपरेटरी की अगर बात करें तो डैफ प्रिपरेटरी आपको मिलेगी, और जो डैफ प्रिपरेटरी होती है ना, इसमें क्या किया जाता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन वो क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसको यानी आपके डैफ से लिया जाता है सेल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद भी आपसे बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं और इसी पे आधारित बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसमें कंटेंट भी दिया जाता है, आपसे रिलेटेड कंटेंट्स भी दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, इस सारे क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी दिया जाता है, मॉडल आंसर। ये आपका डैफ प्रिपरेटरी होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बड़ा ऊपर चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बड़े तार्किक होते हैं, आपके डैफ पे होते हैं, तो आप इस पे ऑलरेडी काम कर चुके हो, ऑलरेडी लिख चुके हो सारे प्रश्न को। तो अब आपको ना पैनल मेंबर के सामने जा करके बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, अगर आप जितना सोचते हो ना उतना मिस्टेक करते हो। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई कंटेंट हो, आपके पास पहले से ही प्रश्न तैयार हो, तो आपको केवल अरेंज करना है। हाँ, नो डाउट प्रश्न अलग हो सकते हैं, बहुत अलग होंगे प्रश्न, लेकिन आपके पास कंटेंट होगा, बस आपको अरेंज करना है, ऊपर नीचे जो भी है सिस्टमैटिक तरीके से करके उनको क्या डिलीवर कर देना है। तो ये फायदा होता है डैफ प्रिपरेटरी का। मेरी बात समझ में आ रही है आप? तो डैफ प्रिपरेटरी में जो क्वेश्चन है उसको तैयार करवाए जाएंगे, इसमें कंटेंट भी होंगे जो पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर आप कह रहे हो ठीक है, कैसे हमें अभी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे डैफ प्रिपरेटरी की अगर एग्जाम्पल्स की बात करिए, अगर मैं आप देखिए, है ना, डैफ प्रिपरेटरी में कैसी चीज़ें चलती हैं। अब आप देखिए, जो डैफ प्रिपरेटरी है वो देने के बाद हम स्टूडेंट से कहते हैं, जो स्टूडेंट है या जो इंटरव्यू है उनसे कहते हैं, आप क्या करो, इस जो प्रश्न दिए गए हैं ना उसको अपने शब्दों में आप व्यक्त करो, अपने शब्दों में इसको आंसर्स को लिखो, मैं देखता हूँ। और उसको करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, रीचेक करता हूँ कि जो आंसर लिखा गया है वो आंसर ठीक है कि नहीं है, तार्किक है कि नहीं है, कहीं बायस तो नहीं है, पूरा उसमें कंटेंट डाला गया है कि नहीं डाला गया है, सारी चीज़ों को चेक की जाती हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि लिखने से आपकी समझ बुद्धि भी अच्छी हो जाती है, खुलती है, आप एसोसिएट कर पाते हो चीज़ों को, और साथ में थोड़ा उसमें पॉलिश भी कर दिया जाता है मेरे साइड से। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं इसमें डैफ प्रिपरेटरी में। जैसे अगर इसकी बात करिए तो अगर मैंने एक प्रश्न दिया, डैफ प्रिपरेटरी का एक प्रश्न है, एक स्टूडेंट का है, तुम कैसे सोचते हो कि तुम्हारा शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है ईपीएफओ में, ईपीएफओ की भूमिका में बहुत प्रासंगिक है, कैसे आप जो क्वालिफिकेशन आपकी है, आपको कैसे लगता है कि ईपीएफओ में ये फिट हो पाएगा? बड़े अच्छे आंसर लिखे गए हैं। ईपीएफओ और सामाजिक योजनाएं, है ना, मानवाधिकार, लिंग, पर्यावरण और वैश्वीकरण से संबंधित है, क्योंकि उनका उद्देश्य सभी को, है ना, उनके लिंग की परवाह किए बिना समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करना है और सभी के लिए सुरक्षित और टिकाऊ वातावरण सुनिश्चित करना है। ये सामाजिक योजनाएं कार्यबल पर वैश्वीकरण के प्रभाव को भी ध्यान में रखती हैं और समावेशी और निष्पक्ष सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने में प्रयास करती हैं। तो आप देखिए कि इस प्रश्न को कितने बेहतरीन तरीके से बच्चे, अब क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको सोचना पड़ेगा,
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आंसर में, बिल्कुल नहीं। उसको पता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, बस उसको डिलीवर करना है। तो शब्दों का जो चयन है ना बच्चे, आप यहीं से करके जाओ, यहीं से सारी चीज़ों को करके जाओ, सीख के जाओ, ताकि वहाँ पे बहुत सोचना ना पड़े, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें हैं, इस बात को आप ध्यान। अगर दूसरी बात कर लें, अगर अलग बात करें, देखिए, तो ये डैफ प्रिपरेटर में बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, पूछे जाते हैं बात को, है ना? अब जैसे डैफ प्रिपरेटर में ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी में मिलता है, हिंदी माध्यम के लिए हिंदी में भी मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बाइलिंगुअल दिया जाए, क्योंकि प्रश्न में ना जो की पॉइंट्स होते हैं वो पैनल मेंबर इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, है ना? इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो आपको पता रहे, आप फ्रेंडली रहें की पॉइंट से, की टर्म से, ताकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं ना हो आपके साथ, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? सारी चीज़ें, सारे प्रश्न। अब जैसे ये सारे आंसर्स हैं, यहाँ प्रश्न लिखे गए, जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने 5th लिखा है ना आंसर, आगे देखिए तो 26 आंसर लिखा है। अगर प्रश्न की बात करिए तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये सारे ये प्रश्न हैं 44, 45, 49, तो लगभग 50 प्लस प्रश्न आपसे दिए जाते हैं आपको, आप इन चीज़ों को कर पाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बड़े तार्किक प्रश्न होते हैं, इस तरीके से आपके आंसर्स को बड़े स्ट्रक्चरल वे में लिखें। अब जैसे मान लीजिए देर आर बहुत से ये प्रश्न के आंसर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी बच्चे ने क्या किया, सारे पॉइंट्स को लिख लिया है। अब इसको बहुत सोचना नहीं है, बस वहाँ डिलीवर करना है। और आप बिलीव मानिए, अगर अपने डैप से अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो, या अपने रेंज में जो चीज़ें हैं ईपीएफओ के बारे में अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। वो चीज़ें पहले से आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि डिलीवर आप बड़े आसानी से कर पाओ, बड़े अच्छे से कर पाओ, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कर पाओ, और आपको ऑप्टिमम बेनिफिट्स यहाँ पे मिल पाए, ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा कोई स्टूडेंट है, उसका है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट ये मैंने एग्जाम्पल्स के लिए आपको दिया। तो ये रहा डैफ प्रिपरेटरी, आपको देंगे हम डैफ प्रिपरेटरी, और उसमें काम करेंगे बड़े। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पर्सनल गाइडेंस। सर पर्सनल गाइडेंस क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है पर्सनल। आपको पता है कि इस प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स में तो, मेंस में तो ठीक होता है, बट इंटरव्यूज में ना बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, या कोई आंसर स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो उसमें बायसनेस आ रहा है, कैसे टैगल किया जा सकता है। तो वैसे में एक टीचर की आवश्यकता, नो डाउट मैं यहाँ पे आपके साथ, है ना? मैं आपके साथ हूँ। आप कभी भी कॉल करोगे, हो सकता है मैं उस टाइम कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, लेकिन पुनः मैं आपको ज़रूर कुछ टाइम बाद कॉल करूँगा, और निश्चित रूप से मैं आपको समय दूँगा, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने अपने क्वेश्चंस को आप ठीक कर पाओ, समझ पाओ। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे को मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी पूछो, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने अपने आप से रिलेटेड जो प्रश्न है आप मुझसे पूछो, आई विल गिव द आंसर। और जो आंसर होते हैं ना, वो हम दोनों मिल के समझते हैं कि कैसे चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि रीचेक बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम करता है, तो एक टीचर की भूमिका होती है कि वो उसको समझाए, उसको रीचेक करे। तो वहाँ पे आपके आंसर्स को क्या किया जाता है, रीचेक किया जाता है, रीचेक, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप इसमें नो डाउट कुछ भी पूछ सकते हो, इस बैच में चीज़ों में कुछ भी डाउट नहीं। आगे देखते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लास। जो कॉन्सेप्ट क्लासेस होती हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 न्यूज़ में है, इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज़ में है, लद्दाख न्यूज़ में है, क्लाइमेट चेंज न्यूज़ में है ना, जियो पॉलिटिक्स बहुत सारी न्यूज़ में है, अभी यूएसए न्यूज़ में है ना, चाइना की बात देखिए किस तरीके से मोनोपॉली कर रहा है। तो जो चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो ठीक से है कि नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लास में ये भी बहुत अच्छे से हम देखेंगे। और अब समय आ गया है कि अब आप जाग जाओ मोहन प्यारे, अब स्टार्ट होगी, अब पढ़ाई स्टार्ट होगी। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि सर अभी क्यों, अभी क्यों, इतना क्यों करने की ज़रूरत है, वो तो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, जाएंगे बैठेंगे दे के आगे चले जाएंगे, 15 से 20 मिनट का गेम होता है सर, क्या ही कर लेंगे। तो योर क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। आप इस मीम्स को देख लो, तो वही चीज़ें हैं, आप ठीक कह रहे हो, आप सही हो, बट रिस्क क्यों लेना है यार, क्यों रिस्क लेना चाहते हो, इस लेवल पे आके रिस्क क्यों लेना चाहते हो? इसलिए मेहनत करो, ये सब जो ढकोसलेबाजी है इसको मत करो, है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हम बहुत सी चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन सर आप लेबर लॉज को कैसे पढ़ाओगे, ऐसे ही पढ़ा दोगे? नहीं, मैं बताता हूँ।
जैसे हम लेबर लॉज में क्या करने वाले हैं कि सारी चीज़ों को देखेंगे और बड़ी प्रासंगिक तरीके से देखेंगे, एसोसिएट करके देखेंगे आपके पर्सनालिटी से, आपके इंटरव्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर लॉज में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1920, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1946, है ना, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, न्यू लेबर कोड्स को बहुत अच्छे से देखेंगे हम, जो चारों लेबर कोड्स हैं उनको बहुत अच्छे से। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट 2017, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से बड़े आराम से किया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। अदर जो भी एक्ट्स आए हैं जैसे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट की बात कर लीजिए, बहुत से एक्ट आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। न्यू लेबर कोड्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलेंगी इसमें। शुरुआत करेंगे हम लेबर लॉज से, लेबर लॉज से शुरुआत करेंगे और इसके पैरेलली हम करंट अफेयर्स को भी लेकर चलेंगे। मतलब यदि 2 दिन अगर लेबर लॉज की क्लास हो गई तो आप ये उम्मीद करिएगा कि अगली जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की होने वाली है ना, ये आप देख सकते हैं। अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को थोड़ा हम देखते हैं, समझते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में थोड़ा समझें कैसे चीज़ें रन करेंगी और कैसे हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। कैसे सर, आप कैसे पढ़ाने वाले हो, सर आप क्या करने वाले हो, सर बताओ, समझाओ ना जरा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ट्रेड यूनियन, सर ट्रेड यूनियन क्या है? सबसे पहले ट्रेड यूनियन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ट्रेड यूनियन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ट्रेड यूनियन करता क्या है, इन सब चीज़ों को समझिए आप। जैसे आप मुझे बताइए, ट्रेड यूनियन के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ट्रेड यूनियन है क्या? ट्रेड यूनियन एक, आप ये कहिए कि बहुत से जो वर्कर्स हैं उनका एक ग्रुप है, उनका एक संगठन है, ये ट्रेड यूनियन। लेकिन ट्रेड यूनियन का काम क्या है सर? तो ट्रेड यूनियन जनरली क्या करता है, आप अगर इसको समझिए तो जो इम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो जो इम्प्लॉयज़ होते हैं, इम्प्लॉयज़ और जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर, इनके बीच में क्या करता है, अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, गुड रिलेशन स्थापित करने की बात करता है। ट्रेड यूनियन इम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने की बात करता है, अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, बहुत सिंपल। और क्या करता है, और क्या करता है, अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई कर्मचारी है, तो इस कर्मचारी का अगर कोई मुद्दा है, कोई बात है, कोई कोई सुझाव है या कोई इसको समस्या है कंपनी से, या इसको किसी प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये जो एम्प्लॉयज़ होता है, ये अपने बातों को ट्रेड यूनियन के माध्यम से इस एम्प्लॉयर के पास रख पाता है। तो जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, ये टेबल पे रखता है किसके, जो एम्प्लॉयर होता है, मालिक के, जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री का जो एस्टैब्लिशमेंट का जो मालिक होता है, उसके सामने चुनौतियों को, समस्याओं को रखने का काम करता है कर्मचारियों के, कौन, ट्रेड यूनियन। तो ये भी एक काम करता है। अगला जो काम करता है कि जो इंडस्ट्री है ना, जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री या फैक्ट्री हो, इस फैक्ट्री में पीस बना रहे, शांति बनी रहे, ये भी एक प्रयास करता है, ताकि अगर शांति बनी रहेगी तो इसका जो प्रोडक्शन है ना बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी ना, और कुछ प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पे, तो प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी अगर उसमें शांति रहेगा, बहुत सुचारू रूप से चीज़ें चलेंगी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब वहाँ पे ट्रेड यूनियन होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन सारी बातों को इसके सामने रख रहा है और इसका दायित्व है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्या आपको इतना मेरी बात समझ में? तो ये ट्रेड यूनियन का काम होता है, और ट्रेड यूनियन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये सोचिए, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो जो ट्रेड यूनियन में अगर ये बहुत सारे वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और इस फैक्ट्रीज का जो मालिक है ना, जो मालिक है, सपोज करिए अगर ये इसका जो मालिक है, यहाँ पे आप डंडा पकड़ा दीजिए, तो पता है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है,
हो सकता है कि ये जो वर्कर्स हैं इसके यहाँ काम कर रहे हैं, इसके मन में आया, कहा कि आज क्या है कि आज तुम लोगों को 9 घंटे काम नहीं करने, आज तुम लोगों को 15 घंटे काम करने हैं। बोल दिया कि तुम ऐसा है कि तुम मेरे घर पे आकर के मेरा काम करो, या फिर तुम ऐसा है तुम उल्टे पाँव चलो, है ना, तुम जो है मोटे कपड़े पहनो, या तुम क्या कि विदाउट सेफ्टी के काम करो, या तुमको 4 महीने की पगार नहीं दी जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर इस प्रकार का निर्णय लेता है जो बहुत ही गलत है ना, जो बहुत ही गलत है, तो ऐसे में कौन कौन इनको समझाएगा, कौन इनको बताएगा गलत है, किसका दबाव इनके ऊपर काम करेगा? तो ट्रेड यूनियन का दबाव काम करेगा, ट्रेड यूनियन। इसीलिए सरकार को जरूरत पड़ेगी ट्रेड यूनियन को पिक्चर में लाया जाए, ताकि जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स की जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो सुरक्षित हो पाए, वर्कर्स के राइट सुरक्षित हो पाए, और वर्कर्स विदाउट एनी हशल, विदाउट एनी प्रॉब्लम उसमें काम कर पाए और सम्मानजनक जीवन जी पाए। इसलिए ट्रेड यूनियन की आवश्यकता पड़ी। तो क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आई? बस यही चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करना है उनके सामने, यही कला आपको आनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात आपको समझ आई? आगे देखते हैं। तो जनरली जो ट्रेड यूनियन होता है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात यह है कि जो रिलेशन होता है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, इस्टैब्लिश करता है, ध्यान रखता है कि कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके वेलफेयर की बात करता है वर्कर्स के, है ना। पॉलिसीज़ में इनका बड़ा रोल होता है कि अगर कोई कंपनी में, कोई इंडस्ट्री में अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो, ट्रेड यूनियन का भी पार्टिसिपेशन हो, कि भैया देखो ये समस्याएं हैं और आप इनको ऐसे करो, तो इनकी भी भागीदारी हो। डिसिप्लिन स्थापित करने में बड़ा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, ताकि जो मालिक है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा काम उसे ना कराए। डिसिप्लिन रहे कि जो जिस काम के लिए आया उस काम के लिए करे। वर्किंग आवर फिक्स हो कि कितने टाइम के लिए काम करना है ना, प्री डिटरमाइंड वर्किंग कंडीशन हो, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, है ना। मशीन कैसे चलानी है, उसमें कुछ चीज़ें हो बड़े अच्छे से, कि कैसे उनके प्रावधान क्या होने चाहिए, उनका तरीका क्या होना चाहिए, कौन चलाएगा, उस बात पे भी इसकी बात करता है। और नो डाउट वेजेस और सैलरी के बारे में भी इसमें डिस्कशन होता है। अगर कहीं से किसी की सैलरी कम आ रही है तो उसमें का विषय है, उसको भी फिक्स किया जाता है ट्रेड यूनियन के माध्यम से। तो ट्रेड यूनियन का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। किसको कंट्रोल करने के लिए, किस पे दबाव डालने के लिए? तो मालिक पे, एम्प्लॉयर पे। मेरी बात समझ आई आपको? क्या मेरी बात आपको समझ आई? क्या मेरी बात आपको समझ? तो यही करना है। मैंने कहा कि जो ट्रेड यूनियन, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं, ये का एक संगठन होता है, ग्रुप होता है, और सब मिलकर के क्या बनाते हैं? ट्रेड यूनियन बनाते हैं, या लेबर यूनियन बनाते हैं ना। और क्या करते हैं? दबाव जिससे बनता है, और अपने अधिकार के लिए क्या करते हैं? लड़ते हैं एम्प्लॉयर से या मालिक से, अपने अधिकार के लिए, लेबर राइट्स के लिए, है ना। जो भी इनके इश्यूज होते हैं वो रख पाते हैं उनके सामने। मेरी बात समझ पा रहे हो? बेटर वेजेस के लिए, सेफ्टी, इंप्रूव द वर्किंग कंडीशंस, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेड यूनियन की आवश्यकता पड़ती है। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? क्या ये सारी चीज़ें का ऑब्जेक्टिव है? अब जैसे मान लीजिए ट्रेड यूनियन की अगर बात करिए, ट्रेड यूनियन की अगर, तो आपको मैं अगर कंडीशन दूं, अगर मैं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूं, आप सोचिए कि ये एक कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री। इस फैक्ट्री का जो मालिक है ना, मालिक हो जाए ना, आर्बिट्रेरी एक्शन लेना लगे, या गलत एक्शन लेने लगे, गलत निर्णय लेने लगे, जिससे कि जो इम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, इनको बहुत समस्या होने लगी, बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत प्रॉब्लम, वर्कर्स को प्रॉब्लम होने। तो जब वर्कर्स को प्रॉब्लम, मतलब कि इनकी सैलरी की कटौती होने लगे, इनके जो वर्किंग आवर है वो बहुत बड़ा हो जाए, या जो प्री डिटरमाइंड कंडीशंस है वर्किंग के वो अलग हो जाए, तो ऐसे में इनको समस्या होने लगी। किसको? वर्कर्स। तो अब जब समस्या होने लगी, तो आप मुझे बताइए, इनके राइट्स को कौन बचाएगा, या दबाव कौन डालेगा फैक्ट्री के ऑनर पे? ट्रेड यूनियन ही इसकी बात करेगा। मैंने आपको बताया ट्रेड यूनियन इसकी बात करेगा, इस बात को आप समझ। तो इनके राइट्स को बचाने का काम करता है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जो ट्रेड यूनियन है ना, एक्चुअली है। अब ट्रेड यूनियन के बारे में समझ, भाई साहब, अगर ट्रेड यूनियन नहीं होता पहले, अगर अगर भाई ट्रेड यूनियन को भी रजिस्टर होना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन बहुत सा, एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं, एक ऐसे ट्रेड यूनियन होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं उनको तो अधिकार होता है स्ट्राइक करने का, धरना देने का, या अपनी बातों को उठाने का। लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होता। सर ये आप क्या कह रहे हो? थोड़ा समझाओ हमें। थोड़ा अगर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूं तो आप मेरी बात समझिए। देखिए,
आप ये सोचिए कि इसमें अगर कोई ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन, इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या करेंगे, इस इनके दरवाजे पे जाएंगे, मतलब जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वर्कर स्ट्राइक करेंगे। यह हो सकता है कि जो मालिक के घर पे जाएं, और घर के बाहर जो गेट है वहाँ पे जाके स्ट्राइक करें। और मालिक को गुस्सा आ गया, मालिक ने क्या किया, पुलिस को बुलाया और कहा कि भैया देखो, पुलिस को बोला भैया देखो कुछ लोग मेरे घर के बाहर आ गए हैं और इनसे मेरे जान का खतरा है, प्रॉपर्टी डैमेज का खतरा है, आओ और इनको अरेस्ट करो, इनको जेल में लेके जाओ। और पुलिस आती है, कहती है स्ट्राइक जो कर रहे हैं लोगों से कि भैया क्यों कर रहे हो आप, गलत है, चलो जेल चलो, अब आप जेल चलो, क्योंकि गलत है ये। किसको बोल रहा है, ट्रेड यूनियन को बोल रहा है, किसको, ट्रेड यूनियन को बोल रहा है। तो ऐसे में जो ट्रेड यूनियन है ना, वो खड़ा हो जाएगा और क्या बोलेगा पुलिस वालों से कि देखो भैया आप इस लफड़े में मत पड़ो, क्योंकि हमारा जो ट्रेड यूनियन है ना वो क्या है, रजिस्टर्ड है। और ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है ना कि इनको क्या है, सिविल सूट्स मिलता है। सिविल सूट्स मतलब मिलता है कि अगर किसी के दरवाजे, मतलब किसी के अगर मालिक के ऑफिस के दरवाजे पे अगर जाके स्ट्राइक करते हैं, ये इनका अधिकार है, ये लीगल राइट है स्ट्राइक करना, और ये ट्रेड यूनियन कर सकता है। इन पे कोई सिविल सूट्स नहीं होगा, मतलब आप इनको कोई चार्जेस या कोई गलत तरीके से एफआईआर नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तब नहीं होता, तब तो उनको प्रॉब्लम होता, तब तो उनको जेल भेज देती, लेकिन इनके पास सिविल सूट्स है इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट के माध्यम से, तो इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये फायदा होता है ट्रेड यूनियन का, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। और इसीलिए जो मालिक है वो क्या है, कंट्रोल में रहता है, वर्कर्स की बातों को समझता है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं सर, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं उनकी आप बात कर रहे हो, क्या है सर, तो मोड ऑफ रजिस्टर, अगर कोई ट्रेड यूनियन है ना उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तभी उसको राइट्स मिलेंगे, तभी वो अपना काम कर सकता है। तो जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन है ना, इनको कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, है ना, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा इनको। रजिस्ट्रार के पास जाएंगे जैसे, तो वहां पे जा करके क्या करेंगे, अपने जो ट्रेड यूनियन है ना, ट्रेड यूनियन, इसको क्या करेंगे, रजिस्टर्ड कराएंगे। लेकिन दोस्तों रजिस्टर कराने के लिए ना अपना एक नियम है, एक कानून है। आप ऐसे नहीं रजिस्टर करा सकते हो ट्रेड यूनियन को कुछ शर्त माननी पड़ेगी रजिस्ट्रार का, गवर्नमेंट का, तभी जाके उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, तभी जाके उसको लाइसेंस या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कैसे सर, क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले कंडीशन तो ये होती है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का, भैया आपका जो यूनियन है ना, यूनियन है उसमें कितने लोग हैं। सपोज करिए अगर कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में अगर मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं, तो एटलीस्ट 100 लोगों का 10% तो होना चाहिए, 10% इसके मेंबर होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मेंबर 3 मेंबर हुए और आप कह रहे हो कि मुझे तो भैया ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन दे दो, ऐसा नहीं, आपको 10% होने चाहिए, 10% होना चाहिए। अगर 100 लोग काम करते हैं, 100 लोग में 10 लोग हों उस यूनियन में, और तब आकर के रिक्वेस्ट करेंगे तो इनको क्या है, रजिस्ट्रेशन मिल, लेकिन मिलेगा नहीं तभी नहीं, ये एक पहली बात होगी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि जो भी वर्कर्स होंगे या जो मेंबर होंगे, प्रत्येक जो मेंबर्स होंगे, तो मेंबर की जो एज होनी चाहिए ना 15 साल से ऊपर का होना चाहिए, 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल ऊपर एज हो, मोर देन 15 ईयर्स एज होना चाहिए जो मेंबर्स होते हैं, और प्लस इसमें जो ऑफिस बियरर होता है ना, ऑफिस बियरर, उसकी जो एज होना चाहिए वो 18 वर्ष से अधिक होना, 18 वर्ष से अधिक होना, मतलब जो उसका देख रेख करता है, जिसके कंट्रोल में चीज़ें होती हैं, ऑफिस बियरर जो उसका सब कुछ रेगुलेट करने का काम करता है, उसकी जो एज होनी चाहिए 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो एज होनी चाहिए वो 15 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के उसको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन। तीसरे कंडीशन की अगर बात करो आप, तो तीसरे कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका ट्रेड यूनियन बहुत पुराना है, मतलब 1 साल से पुराना है या उससे ज़्यादा पुराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 1 साल का जो अकाउंट डिटेल है ना, बैंक अकाउंट डिटेल की बात कर रहा हूं मैं, जो बैंक अकाउंट डिटेल उनके सामने ले जाके प्रस्तुत करना पड़ेगा।
तीसरी शर्त ये हो तीसरी शर्त ये हो गई कि उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी ले जाके देना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करने के बाद है ना उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और ये बहुत खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, और अपने अधिकारों के लिए मालिक से या जो वहाँ का ऑनर है उससे लड़ पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्रेड यूनियन का दर्जा मिल गया। बाई द वे जो रजिस्ट्रार है ना, अगर सपोज करें जो रजिस्ट्रार है, डबल कर देता हूँ, रजिस्ट्रार सारी चीज़ें फुलफिल होने के बाद यदि रजिस्ट्रार कहे कि जाओ मैं तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा, क्योंकि तुमको अगर रजिस्ट्रेशन मैंने दे दिया तो तुम क्या भविष्य में जाकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओगे, आए दिन आंदोलन करोगे, आए दिन कुछ भी करोगे, भैया मैं तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं देने वाला। तो जो यूनियन है ना कहेगा क्यों नहीं दोगे, आपको देना पड़ेगा, बोलेगा नहीं दूंगा, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई साहब? आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज सी की भैया ये हमको ट्रेड यूनियन बनाना है, हमारा ट्रेड यूनियन ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की बात रही तो ट्रेड यूनियन ने कह ही रहा है हम फुलफिल करते हैं, दो, नहीं दोगे तो हम कोर्ट जाएंगे, तो बेचारा इसको देना पड़ेगा। और इसीलिए क्या है, ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स हैं उनके अधिकारों को समझ पाएगा और उनके लिए लड़ पाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यही ऐसे ही पढ़ना है आपको, एसोसिएट करिए चीज़ों को, कहानी बनाइए, है ना? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन समझ के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इम्यूनिटीज़ की बात किया मैंने कहा ना कि वो जेल नहीं जाएगा। मैंने कहा कि अगर सिविल सूट्स मिलते हैं उसको कुछ इम्यूनिटीज़ मिलते हैं, लाइक सिविल सूट से उसको इम्यूनिटीज़ मिलते हैं कि आप अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो पकड़ के आप जेल नहीं भेज दोगे, बहुत बड़ा FIR नहीं कर दोगे, जब तक कि वो बहुत ही लीगली अपने समस्याओं को रख रहे हैं, इश्यूज़ को रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक क्या है, आपसे अगर पूछा जाएगा स्ट्राइक क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक लीगल राइट है, तो ऑब्वियसली एक लीगल राइट है। स्ट्राइक एक लीगल राइट है, आदमी कर सकता है स्ट्राइक, लेकिन वो बहुत ही शांति तरीके से होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। स्ट्राइक का मतलब जनरली यही होता है कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री से बाहर आए, और फैक्ट्री से बाहर आकर के बिल्कुल मेन गेट पे क्या करें, अपने वॉइस को रेज करना शुरू कर दें, अपने मांगों को उठाना शुरू कर दें कि हमारी मांगें पूरी करो, हमारी बात मानो साहब। और जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो मजबूर हो कि नहीं ठीक है यार, इनको काम करो, पुनः ऑफिस में बुलाओ, बहुत घाटा हो रहा है, बहुत समस्या हो रही है, बहुत लॉसेज हो रहे हैं, तो ये दबाव होता है। ठीक है, तो इनको इम्यूनिटीज़ मिलता है। उल्टा एक्शन नहीं ले सकता है मालिक, मैं तो पुलिस को कंप्लेंट करूंगा, पुलिस आएगी इनको मार पीट के भगा देगी। पुलिस क्यों भगाएगी? इनको राइट से करने का करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जहाँ शांति भंग होगी ना, कोई मतलब नहीं रह जाए। सपोज करिए यहाँ से कोई आदमी है, इसके हाथ में कोई किसी प्रकार का गलत चीज़ है, गलत सामग्री, जैसे मान लीजिए किसी बंदूक हो, गन हो, रिवॉल्वर हो, या लाठी हो, डंडा हो, पत्थर हो, इस प्रकार से चीज़ें हों, या गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, तो ऐसे में जो स्ट्राइक हो रहा है ना, ये लीगल नहीं रह जाएगा और इसको बंद करना पड़ जाएगा, बंद करना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए इम्यूनिटीज़ देता है सिविल सूट से, भैया आप FIR या फिर इनको मार नहीं भगा सकते जब तक ये शांति तरीके से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें होता क्या है, सपोज करिए कि अब मान लीजिए पुलिस वाला आया, मैंने कहा ना कि इसमें क्या होगा, हो सकता है मालिक फ़ोन करके बोले कि भाई साहब ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, आप आ जाओ और इनको क्या करो, खदेड़ो, मार पीट के भगाओ, खदेड़ दो इनको यहाँ से। तो जाहिर सी बात है पुलिस आएगी और पुलिस आकर के क्या करेगी, इस वर्कर्स को धमकी देगी, भाई साहब मेरी बात मानो आप, और आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हमारे पास डंडा भी है, हमारे पास गन भी है, हम तुमको सिखा देंगे। ये बोलेगा कि नहीं भैया कैसे, हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन है ट्रेड यूनियन का, हम करेंगे स्ट्राइक, हम पीसफुली स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना। धमकी भी देगा कि आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन ये जेल में नहीं डाल पाएगा, इसके पास अधिकार है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1920 इस यूनियन को अधिकार देता है कि ये स्ट्राइक या अपनी बातों को उठा सकता है, सिविल सूट्स देता है। तो ये इम्यूनिटीज मिलता है, ये लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में? क्या इतनी बात आपको समझ में? तो सिविल सूट्स देता है। ऐसे हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं इस क्लास। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स को इनरोल करो ताकि आपका कुछ बेनिफिट हो पाए और आपकी जो तैयारी है ना किसी भी स्तर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि ये ज़बरदस्त वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, ज़बरदस्त वैक्यूम ही है।
और कभी भी बम फूट सकता है। आई मीन सॉरी टू से, मतलब कभी भी ये होता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपका इंटरव्यूज होने वाला है। तो इसीलिए आप तैयारी शुरू करो, आप तैयारी शुरू करो, है ना। अब जैसे ट्रेड यूनियन के ना फंड्स होते हैं। ट्रेड यूनियन फंड्स क्या होते हैं सर? अब जैसे आप देखिए कि जब ट्रेड यूनियन को लाइसेंस मिल जाता है तो सेक्शन 15 के अंतर्गत, सेक्शन 15 के अंतर्गत जो सेक्शन 15 होता है, इसके अंदर ना इनको जनरल फंड बनाने का अधिकार होता है। और सेक्शन 16 के अंदर, सेक्शन 16 के अंदर इनको क्या है, सेपरेट पॉलिटिकल फंड, सेपरेट पॉलिटिकल फंड बनाने का अधिकार होता है। किसको? ट्रेड यूनियन को। ट्रेड यूनियन को दो प्रकार से फंड बनाने का अधिकार होता है, जनरल फंड और सेपरेट पॉलिटिकल फंड। जनरल फंड ये मैंडेटरी होता है, मतलब इसको कंपलसरी होता है, इसको बनाना ही बनाना है। और ये ऑप्शनल होता है, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। सर ऐसा क्यों है? सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये क्या है सर, जनरल फंड और सेपरेट पॉलिटिकल फंड क्या है सर? सर बात समझ में नहीं आई सर। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता। अब जैसे मान लीजिए जनरल फंड की बात करिए, तो जो जनरल फंड बनाए जाते हैं इसमें पैसा कहाँ से आते हैं? तो जो पैसा आते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वर्कर्स के बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, या अन्य जो लोग होते हैं, मालिक होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से यहाँ पैसे आते हैं। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन से जो पैसे आते हैं जनरल फंड में, जो पैसे आते हैं, ये पैसे कहाँ खर्च करने होते हैं? तो ऐसा नहीं कि आप ये पैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो ताकि इस ट्रेड यूनियन की बात माने। ये ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल फंड को बोले, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को बोले राइट मुड़ जाओ तो राइट मुड़ जाए, लेफ्ट मुड़ जाओ तो लेफ्ट मुड़ जाए, क्योंकि मैंने तुमको पैसे दिए हैं। तो भाई साहब, पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल फंड से पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए, मीटिंग के लिए, रैली के लिए पैसे नहीं। तो पैसे कहाँ खर्च होंगे? ये पैसे खर्च होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे। मतलब अगर ट्रेड यूनियन को किसी प्रकार की मीटिंग करनी हुई, मीटिंग है ना, मीटिंग करना हुआ, या फिर कहीं पे स्ट्राइक करना हुआ, या फिर कहीं पे अन्य कोई प्रोग्राम करने हुए, कोई प्रोग्राम्स करने हुए, है ना, या किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, या फिर दूसरा क्या है, वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, है ना, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन, और दूसरा वेलफेयर के लिए, वेलफेयर, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। इन दो जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जनरल फंड को यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन पॉलिटिकल फंड, मतलब पॉलिटिकल चीज़ों के लिए हम इनसे जनरल फंड से पैसे निकाल के नहीं दे सकते हैं, है ना। इससे होगा क्या, मान लीजिए भाई जनरल फंड है, जनरल फंड से आप क्या कर रहे हो, बहुत सा पैसा ले जाकर के नेताजी को दे रहे हो, नेताजी को, और नेताजी को बोला कि भाई नेताजी ऐसा है कि जो जो फर्म कानून है ना, फार्मर्स कानून, आप क्या करो, उनको रिप्लेस करो, एमएसपी दे दो, वो पैसा देंगे, वी विल गिव अ लॉट ऑफ मनी, बट हमारा जो शर्त है वो ये है कि आप ये काम करो। नेताजी ने कहा ठीक है पैसे दो मुझे, मैं करूँगा। और नेताजी ने पैसे ले लिए और फिर बाद में क्या हुआ, ऐसे कर दिए। ये गलत है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेताजी कन्विंस करेंगे कि भैया ऐसा ऐसी चीज़। तो इसीलिए जो जनरल फंड है, जनरल फंड से इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, जनरल फंड पे इनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जनरल फंड से केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे खर्च किया जाएगा ट्रेड यूनियन के, ठीक है। दूसरा मैंने बताया वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए। वर्कर्स का वेलफेयर मतलब मान लीजिए कोई वर्कर्स है, 4 महीने से बीमार है, या पैर टूट गया है, या फिर किसी प्रकार का उसके पास टूल्स नहीं है, तो इन सब चीज़ों से उनके लिए कुछ किया जाएगा। ये होता है जनरल फंड, उनकी मदद की जाएगी, है ना। मेरी बात समझ गए आप? अब सेपरेट, मान लीजिए किसी की इच्छा, बहुत इच्छा हुई, बहुत ज़्यादा इच्छा होगी ट्रेड यूनियन की, नहीं हमको तो मतलब करना ही करना है, हमको इस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना ही देना है, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन में एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड बनाया, ये ऑप्शनल है। इसमें कोई पैसा दे सकता है, मतलब मेंबर्स दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें जो पैसा होता है ना, वो आप पॉलिटिकल फंड में दे सकते हो, किसी को पॉलिटिकल मूवमेंट्स करना हो तो पैसे वैसे आप खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फंड से बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सेक्शन 15 बात करता है जनरल फंड, सेक्शन 6 बात करता है सेपरेट पॉलिटिकल फंड। ये ऑप्शनल है, बना भी सकते हो, नहीं भी बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते, ऑप्शनल है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ, तो मैं भरोसा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं सारे एक्ट्स को कवर करने वाला हूँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको इनरोल्ड करो और बेनिफिट लो, इससे बेनिफिट लो, क्योंकि अब समय मुझे लग रहा है कि आ चुका है, समय आ चुका है। जितना जल्दी हो सकता है अपने प्रिपरेशन को कवर कर लो, फिर से ट्रैक पे आ जाओ,
ताकि जो चुनौतियाँ आने वाली हैं उससे आप घबराओ नहीं और अपने आप को इस सेलेक्टेड लिस्ट में, ईपीएफओ का जो सेलेक्टेड लिस्ट है उसमें आप अपने आप को देखें। तो इसके लिए प्रिपरेशन का आपको अच्छे से करने की आवश्यकता है। सो रहे हो तो जग जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, या कहीं दूर हो तो फिर पुनः वापस आ जाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और प्राइड एकेडमी आपके साथ है। प्राइड एकेडमी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चल रही है और आपको करना बस ये है कि इस पे जा करके इसको इनरोल करना है और चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है ना, सीखनी है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है ना। आज का जो क्लास है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि बहुत से लोग लाभान्वित हों, काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिले और बड़े रीज़नेबल कॉस्ट में चीज़ें चल रही हैं, बड़े ही कम दामों में चल रही हैं ताकि आप अधिक से अधिक जितने बच्चे हैं सब लोग इसको इनरोल कर पाएँ। इस तरीके से हमने इसको सेटअप किया है ना। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता न रह पाए, सबको बेनिफिट मिल पाए और सब लोग इस कोर्स का लाभ उठा पाएँ और अपने आप को सेलेक्टेड लिस्ट में देख पाएँ, ठीक है? तो ये हमारी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप जाके इसको इनरोल करोगे, बेनिफिट उठाओगे। और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।